अब उसके बाद स्टैंड वगैरह इसे अपनी स्टैंड हाइट, कहते हैं। हाँ, ओके। इसे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ाया घटाया जा सकता है। ओके। तो ये हमारे हिसाब से भी सेट है। ये वेपन है। इसको सबसे पहले ये उठाते हैं, हाँ। इसको रखा अपने यहाँ, इससे ही एडजस्ट किया जाता है यहाँ पर। अच्छा। और ये होता है मगर इसमें पहले डाला जाता है। हाँ। ये बंद होता है, इसको ऐसे डालो, करके इसको कैसे खोलते, डालो? ये खोला, ये बंद साइड से अंदर डालते हैं और अच्छा। खुले साइड से बाहर। ओके। ये इसका बोल्ट बंद किया, इसको हाँ। बोल्ट बोलते हैं। अब इसको, ये ट्रिगर है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं चंबल के इलाके में हूं और मेरे साथ कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बंदूक उठा रखी है, तो आपके दिमाग में कौन सी छवि आएगी? अरे फूलन देवी वाली बंदूक नहीं उठाई है उन्होंने, इन्होंने जो शूटिंग रेंज वाली बंदूक है वो उठाई है। उन्होंने इस बंदूक को एज अ खेल, मतलब इस शूटिंग को एज अ प्रोफेशन, एज अ पैशन चूज़ किया और यहाँ पर ये आरएलपी शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रही हैं। समय रात के 7:45 बज रहा है और हमने सोचा कि आकर इनसे बात की जाए, क्योंकि ये जिस इलाके की लड़कियां हैं ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर लड़कियां ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। लेकिन उस माहौल में भी इन लड़कियों ने कैसे इसे एज अ पैशन, एज अ प्रोफेशन चुनना, मतलब ऐसे चुना, क्यों चुना, क्या वजह थी, कैसे घर वालों को कन्विंस किया, इनके क्या स्ट्रगल्स हैं, खेलने में क्या समस्या आती है, ये सब जानने समझने के लिए मैं इनसे आराम से बात करूँगी। क्या नाम है आपका? सौम्या कुशवाहा। सौम्या, कहाँ रहती हो? मैं उरई में रहती हूँ। उरई में रहती हो। उरई के कौन से इलाके में रहती हो? सुशील नगर उरई, जालन। मतलब विद इन सिटी रहती हो। घर पे कौन कौन है? मम्मा रहती है और पापा रहते हैं। और आप ओनली गर्ल? नहीं नहीं, वी हैव ओनली 2 और मोर। हाँ। एक मैरिड है और एक कानपुर में भैया। सबसे छोटी हो? हाँ जी। तो कैसे शूटिंग के बारे में कैसे पता चला और क्यों आई शूटिंग सीखने? एक्चुअली 2018 में सबसे पहले हमारे घर के पास रेंज सर ने खोली थी। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि शूटिंग रेंज टाइप का भी कुछ होता है, तो सर हमारे यहाँ खुली थी। तो मेरे पापा ने देखा होगा रिज्यूम वगैरह, तो हम लोग एक दिन गए। तो तब हम लोगों ने, मेरे पापा ने मेरा एडमिशन ज़बरदस्ती कराया था। ज़बरदस्ती इन द मीन्स मैं इंटरेस्टेड नहीं थी लेकिन करा दिया था। आई लव स्पोर्ट्स बट मतलब ये मुझे पसंद नहीं था, लेकिन फिर मेरे पापा ने एडमिशन करा दिया तो मुझे आना पड़ता, कंपलसरी हो गया था। फिर धीरे धीरे करके मुझे अपने आप में इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ, राइफल्स भी कुछ, उनके साथ भी एक फीलिंग है, वो भी एक ह्यूमन जैसी ही है। तो मतलब इससे पहले कभी राइफल, यहाँ कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले कभी राइफल का गेम देखा भी नहीं था और कभी पता भी नहीं? ना ना। अब कितने साल से सीख रही हो? मैं 3 और 4 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा। जी। तो जब से शुरू किया था आज 3-4 साल में कहाँ स्टैंड करती हो, क्या क्या सीख लिया? मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल खेलती हूँ। नेशनल प्लेयर हो, मैचेस खेले? हाँ जी। अभी सडनली में मेरे 2 पॉइंट से मिस हो गया था मैच। अच्छा। जी। वेपन की प्रॉब्लम और फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता, किट अरेंज नहीं हो पाती है, इसीलिए। और सेकंड थिंग, मैं लेफ़्ट हैंडेड शूटर हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है राइट हैंडेड और लेफ़्ट हैंडेड शूटर में। वेपन नहीं हो पाता, किट अरेंज नहीं हो पाती, तो फिर प्रैक्टिस कैसे करती हो? प्रैक्टिस मैनेज थोड़ा सा कर लेते हैं, जैसे अभी यहाँ पे विदाउट किट कर लेते हैं, मैच में किसी से मांग लेते हैं या रेंट पे। कोच हमारे काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी कुछ मतलब अरेंज करवा देते हैं। अरेंज करवाते हैं? हाँ। अपना कोई वेपन या अपनी कोई नहीं kit? नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अभी मतलब घर पे कन्विंस करते हैं, तो पेरेंट्स भी हाँ हाँ करते रहते हैं, तो अगर उन्हें लगता है कि करवा देंगे तो करवा देंगे वो, मतलब। क्योंकि ये बहुत बहुत महंगा, मतलब मुझे नहीं पता ज़्यादा, मैं पूछ रही हूँ, क्या बहुत महंगा खेल है क्या ये? ना, आप एक बार वेपन आपका पर्सनली सब हो जाए उसके बाद आपको बिल्कुल महंगा नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट? हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। जी। आपका नाम क्या है? श्रेयांशी त्रिपाठी। श्रेयांशी, कैसे पता चला, कब खेलने आई? मुझे 1 ईयर हो गया यहाँ पे। मैं अपने पापा के संग पहली बार आई थी, तो फिर मतलब मेरे पापा और सर के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैं आई, मैंने देखा सबको मतलब गन ऐसे होल्ड किए, कुछ लोग दीदी ही लोग फायरिंग कर रही थी, तो उन लोग के फिर स्कोरिंग कर दो। फिर मुझे मतलब अलग से लगा कि हाँ होना चाहिए, मतलब लड़कियों को भी स्पोर्ट्स में होना चाहिए, क्योंकि तब इतना नहीं था।
फिर मैं घर पे गई, मैंने 2-3 दिन बैठ के यही सोचा कि वाह क्या गेम था। तो फिर मैंने पापा से कहा पापा अगर मैं जाऊंगी तो ऐसे स्पोर्ट में जाऊंगी। वैसे मेरा एक और इंटरेस्ट था कि डांस में, पर बट पापा कहते डांस नहीं तुम स्पोर्ट्स में जाओ। अच्छा, डांस में नहीं जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ। इंडियन साइकोलॉजी। इंडियन साइकोलॉजी है, हाँ। अगर आप स्पोर्ट में हैं तो ठीक है, अगर डांस और में किसी नहीं है, में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप आगे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई सपोर्ट करता है हमारे यहाँ। अच्छा, और सेकंड थिंग, पढ़ाई को ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है जैसे वो है, उसके अलावा कुछ आप बन ही नहीं सकता। अगर पढ़ाई में आप हो तो ही आप हो, वरना कुछ हो ही नहीं। ऐसा नहीं है। वी आर मैनेजिंग अवर स्टडी ऑल्सो, और शूटिंग भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में एकदम ग्रेड्स ही नहीं आते हों। अच्छा, नहीं, मतलब ये तो समझा जाता है कि स्पोर्ट्स वाले बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, अच्छे इसीलिए नहीं होते, स्पोर्ट्स में जाते हैं। और ऐसा नहीं है, हम लोग की पढ़ाई भी वहीं जगह रहती है और स्पोर्ट्स भी अपनी जगह, हम लोग एडजस्ट करके ही चलते हैं। सबसे पहली बात हमारे सर ही डांट देते हैं अगर पढ़ाई नहीं करते, पहले पढ़ाई। अच्छा, सर ही डांटते हैं। आपका क्या नाम है? देवांशी यादव, देवांशी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में हो कॉलेज के। कब से सीख रही हो? 1 ईयर। मतलब 12th में थी तब से? नहीं 10th में। मतलब फर्स्ट ईयर मींस 11। अच्छा, फर्स्ट ईयर मींस 11th। ओके, मुझे लगा कॉलेज के फर्स्ट ईयर। ओके, तो कैसे पता चला था इसके बारे में? मेरा एडमिशन भी इसी स्कूल में हुआ है तो मुझे, हाँ इसी स्कूल में? यस तो यहाँ पहले देखती थी दूसरी लड़कियों को? यस। मम्मी पापा क्या करते हैं? फार्मर। फार्मर है। तो मम्मी पापा ने कैसे सपोर्ट किया जब उनको बताया कि मुझे ना शूटिंग सीखनी है? तो क्या रिएक्शन था मम्मी पापा का? उसने पापा बोल रहे थे कि ठीक है सीख लो। सीख लो, एक बार में मान गए? हाँ हाँ, अरे वाह, बड़े अच्छे मम्मी पापा हैं। नहीं मानते ना बहुत लोगों के तो जल्दी या जल्दी। अच्छा, तो फिर अब क्या क्या सीखा, क्या क्या कर लेती हो? 10 मीटर एयर वो राइफल। 10 मीटर एयर राइफल चला लेती हो। स्कोर कितने आते हैं? हाँ 400 में आ जाता है 368। 368। अच्छा, आ जाता है? पूछो सर से। या आ जाता है? ओके, ठीक है, अभी देखेंगे। आपका क्या नाम है? अनुष्का श्रीवास्तव, अनुष्का, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? BLED फर्स्ट ईयर। आपको कैसे पता चला था, कब खेलने आई? हम लोग रामजीलाल पांडे गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तो सर ने ही हम लोगों को कहा था कि आप लोग सीखो। मतलब हम लोगों को पता ही नहीं था कि शूटिंग क्या होता है, क्योंकि हमारे सर बहुत ज़्यादा लड़कियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो सर ने ही बोला, सर ने ही हम लोगों का सिलेक्शन किया। तो हम सिलेक्शन कैसे किया? ईंट उठवाई थी, तो हम ईंट उठवाई थी? हाँ, तो हम लोग को पता भी नहीं था। ये सिलेक्शन प्रोसेस था कि आपने इन बच्चियों से ईंट उठवाई थी? तो उससे कैसे आपने चेक, अब आप ही बताओ, क्या ईंट उठवा के क्या चेक किया? ईंट उठवा के ये चेक किया कि हम लोग का मतलब हाँ कर पा रहे, मतलब साथ पा रहे या नहीं साथ पा रहे, बिल्कुल अच्छी तरीके से। नहीं, ऐसे वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो जिसका कम हो रहा है उससे सिलेक्ट कर लिया था। तो सर ने ही में सिलेक्ट किया था। तो हमने ठीक है हो जाएंगे तो ठीक है, पहले तो यही लगा। फिर कुछ नहीं, फिर जब घर पे गए तो पापा से बोला, पापा ने कहा अच्छा सर ने किया, हाँ ठीक है कर लो। पैसे नहीं लग रहे, कर लो। तो सर ने किया, फिर हम लोग मतलब अच्छा, पैसे नहीं लगने थे सीखने के? नहीं, सर हम लोगों के नहीं ले रहे, हमारा तो नहीं ले रहे थे, अच्छा, क्योंकि पापा सपोर्ट नहीं करते, तो अभी तक नहीं किया। मतलब बस इतना है, हाँ ठीक है, सर मेरे पैसे अभी तक नहीं लेते थे। अच्छा, हाँ, तो कुछ नहीं, घर वालों ने भी तब सपोर्ट कर दिया। फिर हम लोग का ऐसे ही होल्डिंग चली। फिर हम लोग जब रेंज गए, सर हम लोग खुद जा नहीं पाते थे, बहुत दूर था। तो सर से हम लोगों ने बोला सर हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो सर ही हम लोगों का एक पीरियड लगाने लगे थे। तो सर ही स्कूल की बस से हम लोगों को वहाँ लेके जाते थे, हम लोग का पीरियड लगता था, वहीं पे हम लोग मतलब वहीं पे हम लोग सीखते थे, होल्डिंग करते थे। फिर अच्छा, जहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करते थे वो आपके जो कॉलेज का एरिया उससे काफ़ी दूर था? हाँ, बहुत दूर था, बहुत ज़्यादा दूर। तो कभी कभी हम लोग को कोचिंग जाते थे तो बहुत रात हो जाती थी, तो फिर हम लोग रात में जाते थे, तो सर ही हम लोग को छोड़ने आते थे। हाँ, 8 बज जाता था, और बहुत आउट। आज यह हो गया, तो अब आपका घर यहाँ से कितना दूर है? बहुत पास में यहाँ अच्छा, अब रेंज पास में आ गई है, पहले जहाँ प्रैक्टिस रेंज थी वो बहुत दूर थी। दूर थी। हाँ, अच्छा, तो अब घर वाले मान जाते हैं भेजने? नहीं मानते तो नहीं है, पर जब मैच वैच आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो सर थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। कर देते हैं, सर कन्विंस कर देते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षिता पांडे है। हर्षिता, कौन सी क्लास में पढ़ती मैं हो? BSc फाइनल ईयर में हूँ। BSc फाइनल में हो? कब से प्रैक्टिस कर रही हो? मैं 2017 से कर रही हूँ। 5 साल से। क्या क्या सीखा 5 सालों में? कौन कौन से मैं पहले competition में स्टार्टिंग में पीप गन
ये आप देख रहे हो ना, ये गन, ये होती है एयर गन, जो ये लोग प्रेशर से जो चल रही है, ये एयर गन है। ये जो वुड वाली रखी है ना, इससे मैंने स्टार्ट की थी। वुड वाली गन से आपने शुरुआत की थी। ये इसे पीप साइड बोलते हैं, मतलब ये पीप साइड राइफल है, और वो जो वुडन वाली रखी है वो वो ओपन साइड है, ओपन साइड। यानी पीप मतलब ये है, इस लेंसेज से देखते हैं पीप साइड है। और पीप साइड राइफल में क्या होता है, ये स्पोर्ट्स राइफल हैं, इनमें एयर सिलेंडर लगा होता है, ये इसी के माध्यम से ये प्रेशर बना के चलती हैं। ये देखिए, ये फायर हो गया। और ओपन साइड में क्या करते हैं, आइए आपको दिखा दें। साइड वाली ये इसमें क्या है, वैसा पीप नहीं लगी है, जो लेंसेज देखते हैं वो नहीं लगी है। और ये ब्रेक बैरल है, तोड़ते हैं। अच्छा। जी, इसमें ताकत ज़्यादा लगती है। ताकत लगती है, स्प्रिंग आती है और रिकॉइल लगता है, झटका लगता है। तो एम यहाँ वहाँ बदल जाता है, एमिंग अच्छी नहीं आती है। और इसके इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कोई मैचेस नहीं होते। तो इससे केवल होल्डिंग शुरुआत में जब आते हैं बिगिनर्स के लिए ठीक है, होल्डिंग करने के लिए होता है, फायरिंग करवाते हैं, इससे बच्चों को फील आ जाए। बाकी जितने भी मैचेस खेलना है उन्हें करना है पीप साइड और स्पोर्ट्स राइफल से। जब ओलंपिक्स में ये गेम होता है तब कौन सी वाली गन यूज़ होती यही राइफल इससे यूज होती हैं जो आपके पास सामने रखी हैं। हाँ, इनमें भी बहुत सी प्रकार की आती हैं, इनमें भी महंगी आती हैं, सस्ती भी आती हैं। लगभग यही राइफल हैं, यही कंपनियां हैं, थोड़ा तो 19-20 रहता है। अच्छा। हाँ है? आराम से आपके पास आऊँगी वापस, इसके पास पहले पूछती हूँ। तो क्या क्या डिफरेंस आपने शुरुआत वुडन वाली गन से की थी 2017 में। अच्छा, क्या डिफरेंस महसूस होता है दोनों गन को यूज़ करने में? बहुत डिफरेंस है क्योंकि उस टाइम जब मैंने स्टार्ट की थी तब रेंज थी नहीं। हमारा जो कॉलेज है, मतलब स्कूल है, हमने वहाँ से प्रैक्टिस शुरू की थी। मेरी बड़ी सिस्टर है कंचन पांडे, वो पहली स्टूडेंट थी इस। अच्छा। तो उनको ही देख के मैं थोड़ा मोटिवेट हुई कि नहीं, मुझे सिस्टर को फॉलो करना चाहिए। और उसने इससे स्टेट क्वालिफाई करके नेशनल पहुंच गई थी। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं देहरादून खेलने गई थी मैच। कौन से ईयर में गई थी? 2017 में। तो मुझे .22 में गोल्ड मेडल मिला था उस टाइम। अच्छा, तो आपके पास तो रेंज भी नहीं थी प्रैक्टिस करने, तो कैसे? वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराते रहते थे। .22 की मेरे अंकल लगते हैं, रियल अंकल है मेरे। तो वो प्रैक्टिस कराते रहते थे। वो चाहते थे कि मैं एक बार मैच खेल के चेक करूं एक बार कि हमारे यहाँ से भी कोई .22 में जाना चाहिए। तो मैं पहली स्टूडेंट थी जो .22 में खेलने गई थी। गोल्ड मेडल मिल गया। गोल्ड मेडल मिल गया था। काफ़ी पेरेंट्स खुश थे। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट हो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद अभी मैं 2 नेशनल खेल के आ रही हूँ। हाँ, बीच में गैप हो गया था क्योंकि हमारे पेरेंट्स कहते हैं थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो 10th 12th पे अपने बोर्ड्स पे ध्यान दे रही थी। तो फिर उसके बाद मैं 10th 12th कंप्लीट करने के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आई तब मैंने फिर से इसे स्टार्ट किया। तो गैप पड़ गया था ये। क्या बढ़िया था। आपका क्या नाम है? अनुकृति शुक्ला। अनुकृति, आपने कैसे सीखना शुरू किया? एक्चुअली मेरे को जब इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल्स आए तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि यार स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, और मुझे पहले से भी पैशन था। पर इस बार तो मैंने सोचा मैं कोई थ्रोइंग गेम या फिर ऐसे में लेती हूँ। तो जब इसमें पापा ने ये बोला था पूरी आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी और पापा अफोर्ड भी नहीं इतना कर पाएंगे जैवलिन को, और यहाँ पे कोई भी ट्रैक एंड फील्ड का माहौल नहीं है। तो मैंने फिर पापा ने मन आपका जैवलिन थ्रो का था? यस, बट जब मैं पापा सर के बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो आए थे वो, और सर ने मेरा टेस्ट लिया था। तो मुझे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम राइफ़ल उठाई थी तो बहुत सारा प्रेशर भी था एंड मेरे हैंड्स भी शिवर हो रहे थे। तो मैंने फायरिंग की एंड सर ने कहा ठीक है कल से आ जाना। तो मैं जब दूसरे दिन आई तो मैंने दूसरे दिन आई था, मुकदर उठाया। मैंने कहा यार 1 घंटे फिर से मुकदर पकड़ा दिया। तो ऐसे ही यहाँ पे मेरी सीनियर थी तो सबने बहुत अच्छे से मतलब वेलकम किया। इट्स टाइप कोऑर्डिनेट। शुरू में ही मज़ा आने लगा एक बार में ही। यार मैं तो जब कोई चीज़ शुरू करती हूँ खेलना, मुझे तो बड़ा मतलब खेलना क्या, कोई भी काम करना, चाहे वो पढ़ना हो, खेलना हो, कोई डांस ही क्यों ना हो, मुझे तो बड़ा बुरा लगता है। शुरू में तो नहीं इंटरेस्ट डेवलप होता। नहीं, इसमें आ जाएगा। पक्का?
आप एक दिन देख लीजिए आप एक सबको दिन पूरे दिन करके बैठ देख के, आपको अगले दिन आपका खुद आने का मन होगा, हमारे बिना बुलाए आप आ जाओ। अपने के बताओ, हम इतने अच्छे से चला लेते हैं। और जो ब्रीथिंग करने का जो प्रोसेस है उसमें एक अलग ही मज़ा है मज़ा है। बहुत। मैच खेलने में तो फिर और ही मज़ा है। अच्छा, जब कुछ नहीं लगा फिर अब वही पैशन बन गया है। जब खड़े अब होकर खुद में ऐसे वो गन उठा के जब हम लोग ऐसे होल्डिंग भी करते हैं ना, तो अलग से लगता है यस अच्छा सा फील आता है। कर सकते हैं इससे। और आप गन वो से फीलिंग अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग है तो आप गन से बात करके देखिए क्या फील आती है। अच्छा, जैसे हम प्लांट से बात हाँ, प्लांट से बात कर सकते हैं। जैसे हम लोग के कभी शॉर्ट्स ऐसे ऊपर नीचे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं चल जाओ अच्छे से प्लीज, कन्विंस प्लीज करते 10.9 चले जाओ। मतलब मैं कन्विंस करता और फिर हमारी मान जाती। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। बेस्ट फ्रेंड बन गया। अच्छा, आप शोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शोल शोल इट्स लाइक योर सोलमेट। यस। व्हाट्स योर नेम? दिव्यांशी पांडे। दिव्यांशी कौन सी क्लास में पढ़ती मैं BLED फर्स्ट ईयर में हूँ। है? फर्स्ट ईयर में हूँ। कब से खेल रही हो दिव्यांशी? मैं 2017। 2017, 5 साल हो गए इसी के ही साथ। हाँ, तो कौन कौन से मैचेस खेले हैं? मैंने 10 मीटर एयर राइफल खेला है और मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मैंने नेशनल प्लेयर हो आप? और .22 भी खेला है। अच्छा, हाँ, प्रोन पोजीशन। आगे आगे क्या करना चाहती हो इस खेल में? क्या, कहाँ जाना है? कौन सा मैच खेलना है? जैसे नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक जीता है वैसे मेरा भी एम है कि चोपड़ा ने ओलंपिक जीता है, वैसे जीता है। हाँ। चलो, अब मुझे ये बताओ, ये खेल के बारे में तो आप लोगों ने बता दिया सब कुछ। प्रॉब्लम्स क्या आती है? प्रॉब्लम्स बताओ, फिर मैं आपकी कोच से बात करूंगी। हम लोगों को स्टडी में भी टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा इशू रहता है और आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं अरे क्या करा रहे हो, इस गेम में कोई रोटी थोड़ी मिलने लगेगी आगे चल के। हाँ, तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे घर वाले भी, बट सोसाइटी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती और कमेंट्स पास करती है जैसे कि तो आगे चल के कुछ नहीं होगा, बस घर पे बैठ जाओगी। इसलिए कोई भी हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता और मोटिवेट तो होते ही नहीं है, डीमोटिवेट कर देते लोग। बस ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक प्लेयर के लिए। कि कोई मोटिवेट नहीं करता, डीमोटिवेट करने आ जाते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि ये मतलब ये प्लेयर हैं, मतलब कहीं भी जाओ ये राइफल चला लेती हैं, इनसे ये करवा के दिखवा लो, मतलब क्या है यार, वी आर एक्चुअली प्लेयर। हम अपना जो टैलेंट है वो मैचेस में दिखाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी फालतू बातों को सुने। और ऐसे मतलब आप लोग कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अच्छा ये राइफल चला लेती हैं, इनसे ये कर रिलेशंस में भी जाए तो यही होता, तुम राइफल चलाने लगी, ट्रिगर कैसे प्रेस किया जाता। फिर मैं कहती हूँ लाओ गन लाओ। हम लोग भी फिर अपने फॉर्म में आ जाते, गन लाओ। उनके पास गन नहीं होते, वो लोग चुप हो जाते। मतलब नॉर्मली वो पूछते हैं ये जानती भी जानते अरे हम हम कहते हैं, वो आप जानते डिमोटिवेट हैं? करते, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, बड़े हो जाओगे, तुम्हारे मम्मी पापा शादी करा देंगे, बस दी एंड, फ्यूचर एंड, कुछ नहीं है तुम्हारा। मजाक उड़ाते हैं। हम लोग कहते हैं ठीक है, बस उन्हीं के मजाक को बंद करना है बस। और प्रॉब्लम्स खेल के दौरान क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? क्या क्या दिक्कतें हैं इस खेल? कवर फाइनेंशियली मतलब बहुत अनस्टेबल हो जाता है। जैसे अगर किसी के घर पे एक बच्चा है तो ठीक है मैनेज हो जाता है, पूरा फैमिली सपोर्ट करती है उसको। अगर किसके यहाँ ज़्यादा सिबलिंग्स हैं तो एक को देखना, दूसरे को भी देखना, तो सब यही फिर यही कहने लगते हैं कि आप एक ही बच्चे पे फोकस करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हमें भाई बहन को भी तो आप लोग में से कितनों के पास अपनी किट और अपना वेपन है खेलने के लिए? अभी मेरी जस्ट 1 महीने पहले बनवाई है मैंने। आप में से किसी के पास किट नहीं है और किसी के पास वेपन नहीं है, तो बस यहाँ जब प्रैक्टिस करने आते हो इसी वेपन से प्रैक्टिस करते हो? वेपन से ही कर रहे हैं सब मैनेज करके बस यही प्रॉब्लम आ जाती है कि एक वेपन है और सब लोग करते हैं, तो सर को एडजस्ट करना पड़ता कि सबका टाइम अलग अलग करना पड़ता कि एक एक घंटे के बाद करेंगे तो सब लोग आ जाएंगे। और कभी कभी इकट्ठे मैच पड़ जाता तो उसमें भी आधे लोग तो मैच ही छोड़ देते, पैसे की प्रॉब्लम आ जाती तो मैच ही छोड़ देते, छोड़ना ही पड़ता। हम लोग ही छूट भी इस जाते हैं। वजह से कि वेपन की प्रॉब्लम हो गई, किट नहीं मिल पाई, अरेंज नहीं हो पाई, रेंट पे भी ऐसे नहीं मिलती, बहुत अरेंज करनी पड़ती है। अब मैं ना इन लड़कियों से बात करती हूँ जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं, जो किट में दिख रही हैं मुझे प्रॉपर। आपसे ही शुरू करूँ? क्या नाम है आपका? साक्षी तोमर। साक्षी। साक्षी, कहाँ से आई ये ड्रेस जो आपने पहन रखी है? ये रेंज की ही है। रेंज की है, मतलब ये सर की है? हाँ अच्छा, तो जब आप प्रैक्टिस करने आती हैं तब बस ऐसे पहनती हैं? हाँ, और मैच में भी पहनते हैं। मैच में भी पहनती हो? ये
गन आप जो रखी है, आप मुझे पूरा प्रोसेस समझाओगे कि कैसे करते हैं? वो जो कुछ लगा हुआ दिख रहा है, मुझे स्ट्रिंग दिख रही है, कार्ड दिख, बिल्कुल जीरो से बताना, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पता है कि एक कुछ ऐसा टारगेट होता है और आप लोग उसे शूट करते हो, लेकिन क्या प्रोसेस होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सब बताना है, ठीक है? तो बताओ शुरू कैसे? वो हमारा टारगेट पेपर है, ये हमारी लेन है, इससे मतलब वहाँ जाता है टारगेट, ये इससे, ये रेड बटन से आता है और ये ग्रीन से जाता है। अच्छा, ये टारगेट पेपर होता है रेड, इसको फिक्स कैसे करते हैं? इसको फिक्स, हाँ, ये होता है इन दोनों के बीच में, इसको ऐसे लगाते हैं, अच्छा, ये फिक्स हो गया। हाँ, अब इसको वापस भेजते हैं, इसको वहाँ भेजते हैं, अब ये सेट हो गया टारगेट। सेट हो गया। अब इसके बाद स्टैंड लगाते हैं, पैलेट वगैरह अपने सब कुछ रखते हैं, बोतल वगैरह पानी आने की सब कुछ। ये ये पैलेट, पैलेट्स हैं ये। अच्छा, ये किसकी बनी हुई है? ये उसकी होती है लोहे की, इसकी। लोहे की हाँ, पैलेट होती है। मैग्नेट भी लगा है इसमें? नहीं मैग्नेट नहीं है। लोहे की पैलेट है, ठीक है। अब उसके बाद स्टैंड वगैरह इसे अपनी स्टैंड हाइट, कहते हैं, हाँ, ओके, इसे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ाया घटाया जा सकता है। ओके, तो ये हमारे हिसाब से भी सेट है। ये वेपन है, इसको सबसे पहले ये उठाते हैं, हाँ, इसको रखा अपने यहाँ, इससे ही एडजस्ट किया जाता है यहाँ पर। अच्छा, और ये होता है हमारे, इसमें पहले डाला जाता है, हाँ। ये बंद होता है, इसको ऐसे करके इसको खोलते, ये खोला, ये बंद साइड से अंदर डालते हैं और खुले साइड से बाहर। ओके, ये इसका बोल्ट बंद किया, इसको बोल्ट बोलते हैं। अब इसको, ये ट्रिगर है, हमारी बात हो गई थी फिलहाल क्या स्कोर रहा होगा, गैस करो। 9 मूवमेंट हो गया था। मोमेंट हो गया था, हाँ, तो कैसे 9 कहाँ लिखा है? अच्छा, ये सबसे, ये वाला 10 होता है, हाँ, उसके पहले वाला 9 8 7। यार, तो इसमें कोई मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह लगा है क्या? दिखता कैसे इतना छोटा पॉइंट? इसको यहाँ रखते हैं, इसमें हाँ, आप खुद पकड़ के देखिए एक बार। अच्छा, मैं पकड़ कर देखूं? पकड़िए गौरव जी, आप ऐसे ऐसे ही पकड़ो, और आप यहाँ पहले पोजीशन लीजिए आप। अच्छा, ठीक है, आप खड़े हो जाइए। हाँ, ऐसे ऐसे ही rotate करिए। ऐसे, यहाँ पे लाइन, रेड लाइन के ऊपर पैर ऐसे। अच्छा, रेड लाइन के ऊपर, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे। अच्छा, ऐसे, ओके, अब ये कमर ऐसे, ऐसे, आप पहले ये बटन लगा लीजिए। अब आपकी कमर ऐसे करिए, हाँ, इस तरफ, ओके, यहाँ बटन ओके। उठाइए, इसको ऐसे करिएगा, उठाइए ऐसे। बहुत भारी है ये तो। अब आप कमर मैम जो हाँ, ये कमर कमर, एल्बो है, हाँ, तो कमर की हड्डी है उस पर। अच्छा, पैर आपने पीछे, ओके, पैर को पीछे करिए, हाँ, यस, और फैलाइए, यस। आप देख रहे हो आपको स्टेबल दिखती होगी, आप जब यहाँ रख जाते हैं तो स्टेबल हो जाता है। आप इसको अच्छा, स्टेबिलिटी ओके, कुछ आई, हाँ 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 हाँ। यस, यही चीज़ जो है ना, ये बट मुझे तो क्लियर नहीं दिख रहा, मतलब मुझे चश्मा भी लगा है, लेंसेज भी लगे, तो आप चश्मा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं लाई नहीं हूँ। कोई दिक्कत नहीं। यार, ये कितना हेवी है, बहुत भारी है। काफी, क्या कितना वेट होगा इसका? इनका 3 kg से लेकर 6 kg तक होता है। फायर करके कितना कितना वेट होता है? 3 किलो से लेकर 6 किलो तक। यार, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ऑनेस्टली बताऊँ मैं, मुझे तो हेवी लगा। दूसरा, मुझे चश्मा लगा है, तो मुझे क्लियर वो जो ये कहते हैं ना, एक कार्ड जो वहाँ पर टारगेट, मुझे वो क्लियर टारगेट भी नहीं दिखा। कितने साल से खेल रही हो साक्षी? 2 साल से। 2 साल से। कोई मैच वगैरह खेला है, नेशनल या स्टेट? हाँ, अभी नवंबर में नेशनल क्वालिफाई किया है। नेशनल क्वालिफाई किया है? हाँ, अब इंटरनेशनल के लिए जाओगे? हाँ, इंटरनेशनल की ट्रायल है अभी हमारे मार्च में, मार्च में ट्रायल है। कहाँ है ट्रायल? भोपाल में। भोपाल में। तो कैसे कन्विंस किया, कैसे ये खेलना शुरू किया? खेलना तो हमने, मेरा सर का कॉलेज है, उसमें मेरा एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर में, 11th में। तो सर यहाँ सबके पिस्टल की ट्रायल ले रहे थे, तो हम वहाँ भी ट्रायल लिया, तो पिस्टल में सिलेक्शन हुआ। 1-2 महीने होल्डिंग की, उसके बाद सर ने फायरिंग करवाई तो लगा नहीं मेरा कार्ड पे। तो सर ने कहा जिसका पिस्टल में नहीं हुआ उसका हम राइफल में देखते हैं, तो फायर किया तो मेरा
कार्ड पे लगा, बस अंदर नहीं गया। अच्छा। तो सर ने कहा चलो राइफल करो। तो फिर घर वालों को कैसे बताया? रहने वाली कहाँ की हो? हम यहाँ गांव है जगद्दीपुर, उसके पास में ही मोहल्ला है डेरन, वहाँ के हैं रहने तो वाले। गांव में कैसे मम्मी पापा को बताया खेलने का? हमारा जब सिलेक्शन हुआ तो बाबा मेरा एडमिशन जब हुआ था तब सर घर पे ही गए थे बाबा से मिलने। तो बाबा से वो अच्छे से जानते थे, तो हमने बताया कि अम्मा सिलेक्शन हुआ। तो बाबा ने कहा सीखने लगो। तो हाँ, सर सिखा रहे तो सीखने लगो, तो हम सीखने लगे थे। तो बस उसके बाद आगे फीस कैसे देते थे सर को? तब तो सर फीस नहीं लेते थे। नहीं लेते थे? नहीं, और अभी कैसे देती हो? बाबा दे देते तो दे देते सर की फीस। जब बाबा दे देते हैं तो दे देती है। हाँ। अच्छा। और राइफल कौन खेलता है? आप राइफल खेलती हो, वो पिस्टल कौन खेलता है? साक्षी। कहाँ है साक्षी? हाय साक्षी। आप पिस्टल, आप राइफल क्यों नहीं खेलती? मैं पहले राइफल ही खेलती थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था शायद राइफल में। फिर मैंने सर से बोला मुझे पिस्टल सीखना है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ पिस्टल में, फिर मैंने पिस्टल तो की। क्या क्या डिफरेंस होता है? मतलब दोनों में ही तो टारगेट को हिट करना है। मतलब जब राइफल में इंटरेस्ट नहीं आया तो पिस्टल में कैसे इंटरेस्ट आएगा? राइफल में ना खड़े रहना एक पकड़ने, और इसमें ना एक्सरसाइज, जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा होल्ड होगा, तो उतने अच्छे से होता है। अपना अपना वो होता है फिर। अच्छा, तो पिस्टल चलाकर दिखाओगी? हाँ बिल्कुल। कैसे? इसमें भी कार्ड वैसे ही फिक्स करते हैं जो पहले प्रोसेस था? सेम। ओके। फिर पिस्टल। अभी तो हमारी पिस्टल सही नहीं है, अच्छा। क्योंकि सर अरेंज नहीं कर पाते और हम लोग भी अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो जैसे है वैसे ही करते हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या सही नहीं है पिस्टल में अभी? मतलब ये इसकी एमिंग भी ख़राब है, मतलब गिर गई थी, 2-3 बार गिर चुकी है, तो एमिंग ख़राब हो गई है उसकी। तो मतलब सही नहीं जाता है, कितना भी कर लो ग्रुपिंग नहीं बनती है। अच्छा, मतलब कितना भी कर लो टारगेट को हिट नहीं करता वो? नहीं, हिट तो करता है, मतलब जैसे एक जगह ग्रुपिंग राइफल में बनती है वैसे इससे नहीं बनती। ओके, वो मतलब क्लियर वो विजन नहीं बनता। जब मैंने भी राइफल को उठाया था और मैंने टारगेट को देखने की कोशिश की, एक सर्टन पोजीशन में रखने के बाद जब स्टेबल हो जाते हैं तो वो क्लियर दिखना होता है। मुझे तो इसमें दिखा कि मेरी आंखों में चश्मा है। ये बता रही है क्योंकि इसकी एमिंग में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो क्लियर टारगेट नहीं दिख पाता। तो अभी आप ऐसे ही बिना क्लियर दिखे ही प्रैक्टिस करती हो, तो लगता है टारगेट? हाँ बिल्कुल। चलो खेलो, फिर दिखाओ फायरिंग करके। हाँ, फायरिंग करके। इसमें भी वैसे ही वो लगती है? सेम। सेम पैलेट्स कहते हैं ना इसे? ओके। अभी एक आंख में आपने क्यों? मेरी ना आई ब्लिंक होती है जब फायरिंग करती हूँ, तो इसलिए। अच्छा, तो इसलिए। प्रेशर डाउन है उसमें इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर से कर लो। मतलब टारगेट को हिट किया? 7 पे गया है। कितने पर किया था? 7 पॉइंट पर। ओके। प्रेशर नहीं है तो डाउन जा रहा है। तो डाउन जाता है, इसीलिए आपने ऊपर की रेंज से हो गया। ओके। टोटल आप लोग के पास कितनी राइफल और कितने पिस्टल्स हैं? मतलब पीप साइड की तो ये दोनों ही हैं। 2 हैं। हाँ। मतलब एक ये, एक वो। हैंडबर्ग और वो एक पीप साइड वो है, और बाकी सारी 3 पीप साइड है और ओपन है। बाकी ओपन है। ओपन वाली कौन सी? वो जो वुडन वाली है? हाँ। ओके। और एक ही पिस्टल है? हाँ, बस एक ही तो पिस्टल। ये 4 चीज़ों से ही प्रैक्टिस। वुडन वाली तो आप क्योंकि आउट ऑफ। हाँ, वो उसे नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? डॉली राजपूत। डॉली, आप राइफल खेलती हो या पिस्टल खेलती हो? एयर राइफल 10 मीटर। एयर राइफल 10 10 मीटर। मीटर, कब से खेल रही हो? मुझे 6-7 ईयर हो गए। 6-7 ईयर हो गए। मुझे बताओ, जब खेलना शुरू किया, यहाँ आना शुरू किया, तो घर पे कौन कौन है पहले बताओ? दादी हैं, पापा हैं, भैया है। दादी है, पापा है, भैया है, मम्मी नहीं है? मम्मी नहीं है। अच्छा, तो कैसे बताया था? किसको सबसे पहले बताया था, दादी को कि पापा को? सभी लोग रहते थे, मैंने बोला सर ने शूटिंग स्टार्ट किया तो सर ने हमें सिलेक्ट कर लिया है, तो मुझे खेलना है। तो सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट मेरे भैया करते हैं। पापा लोग तो सोचते मतलब थोड़ा बहुत रह जाते कि लड़की है और फिर हो गया, पढ़ाई में भी दूंगा इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन भाई बोलता है नहीं करने दो, उसका मन है तो अच्छा कर रही है अगर तो खेलने दो। हमेशा वही सपोर्ट करता है मेरा। दादी? दादी तो बहुत ही ज़्यादा है, वो तो हर चीज़ में ही है। मुझे ना तो काम वाम का ज़्यादा करने देती हैं, लेकिन अब कोई नहीं है तो वो भी मतलब करना पड़ता थोड़ा। हाँ, दादी भी फुल सपोर्ट करती है? फुल फैमिली मतलब सपोर्ट पूरा करती है। और
सर हैं तभी हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं तो वैसे ही नहीं कर पाते। आंसू क्यों आ गया आँख में? क्या बताना है? क्या ऐसा याद आ गया है? नहीं बताना। कुछ नहीं। हाँ? ये 6 से 7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके पास खुद का वेपन नहीं है, अभी भी लड़ रही है, ये समझ लो आप कि उसका खुद का वेपन नहीं, तब भी वो नेशनल बार खेलने जाती है, घर की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं तब भी खेलने जाती है। तो वही सब चीज़ सोच रहे हैं, घर वाले इतना सपोर्ट करते हैं, सबको इतना सपोर्ट करते हैं, उसके बाद भी हम आज वही हैं, इंटरनेशनल खेलने नहीं जा पाए। तो ये चीज़ उनके अंदर फीलिंग्स हैं जो दिखाना चाहती है अपने क्षेत्रवासियों को, नहीं कर पा रही। मदद चाहती हो कुछ? क्या कहना चाहोगी गवर्नमेंट से या किसी से? बहुत बार हम लोगों ने बोला भी है, डीएम साहब के पास सब लोग के यहाँ हम लोग गए हैं, वो मतलब कह देते हैं कि हाँ मैं परचेज़ करा दूँगा, दे दूँगी, मतलब हेल्प। मैंने बोला है कि मतलब खेल वाले जो हैं उन्हें, तो हाँ तो वो बोल रहे हैं कि मतलब करा देंगे हम आपको परचेज़, लेकिन फिर बस वही 2-3 दिन बोलते बोलते हम लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि हम लोगों को किस सपोर्ट मिले, कुछ नहीं देते। 2 हफ्ते 2 महीने ख़त्म, बस फिर बात भी ख़त्म। हफ्ते 2 महीने खत्म, बात भी खत्म। इसमें किसकी किसकी फोटो लगी हुई है? डॉली, आप कौन? आप हो ना डॉली? ये आपकी फोटो लगी हुई है? यस। हाँ? हाँ। अरे वाह! तो जो भी इस एकेडमी में आता होगा पहले आपकी फोटो देखता होगा। यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी वो है कि इनको ही दिखा के ही तो हमें और बच्चों में प्रेरणा ज़्यादा जागृत करवा पाते हैं, क्योंकि ये पंक्चुअल है। इसने जब से शूटिंग पकड़ी है तब से बराबर अपने रूटीन में है, और अधिकतर बच्चे आते हैं तो ज़्यादा इससे ही सीख लेके और आगे बढ़ते हैं। देखो डॉली, तुम्हारी तो इतनी बढ़िया कहानी है, इतनी बढ़िया स्टोरी है, क्यों इमोशनल हो रही हो? कितनी तारीफ करी। आप कोच हैं इनकी? नहीं, मैं कोच नहीं हूँ, लेकिन हाँ सपोर्टर आप बोल सकते हैं। ये लोग क्यों कह रहे थे कि हमारी तो ये कोच मैम है? अब वो बच्चों का है, बच्चों का इतना आपने भी खेला है, कभी शूटिंग की है? हाँ खेला है। हाँ, तो खेला है तो प्रैक्टिस मतलब रहते हैं, लेकिन हाँ जब तक कोई अचीवमेंट नहीं है तब तक अपने आप को कोच कहलाना, या हम इनको कुछ सिखा नहीं पा रहे तो तब कोच तो वो होता है जो दूसरों को सिखाता है, कोच के अपने। बस जब तक हम इनको अच्छे से सिखा के कुछ लेवल पे नहीं पहुंचा पा रहे तब तक हम अपने आप को कोच नहीं कहलाना चाहते। तो आपने क्यों छोड़ दिया? नहीं छोड़ा नहीं है। अच्छा, अभी आप हाँ बस प्रैक्टिस में है, वही तो कह रहे, जब तक कोई अपना लेवल नहीं बना पाएंगे तब तक कोच कहलाना अच्छा नहीं है। जब तक कोई लेवल ना अपना पाए तब तक कोच कहलाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो आप भी इन लोगों के साथ मैचेस में जाती हैं? हाँ जाते हैं। पार्ट लेती हैं? किसी किसी मैचेस में पार्ट ले लेते हैं, और किसी किसी में बस सपोर्ट के लिए जाते आप हैं। सर की वाइफ है ना? हाँ जी सर। मैं अभी देखो, इनसे मेरी ऑफ कैमरा कोई बातचीत नहीं हुई थी, सर से बस बात हुई थी, तो जितना मैं इन लोगों की बातें सुन के समझ पा रही थी उससे मुझे समझ में आया कौन ज़्यादा अच्छा है, सर या मैम? दोनों बेस्ट है। फैमिली है हम लोग, एक सब की एक रेंज की मतलब ऐसा होता होगा ना कि किसी एक से ज़्यादा डर लगता होगा, किसी एक से कम डर। नो डाउट सर से बहुत डर लगता है, फिर मैम हम लोग को पीछे से कहते हैं अगर पहले कुछ बात होगी तो मैम से पूछ लेंगे, मैम सर क्या कहेंगे, फिर जाके सर के पास पूछते हैं, मैम मूड बता देंगे। मैम मूड बता देंगी कि मतलब। तो जब मैच खेलने जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, तो मैम जाती है साथ में, सर जाते हैं? कभी मैम भी जाती है, कभी दोनों जाते हैं। अच्छा, कभी दोनों जाते हैं। हाँ, कभी कभी फैमिली थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं तो हम रुक जाते हैं, बाकी बच्चे चले जाते हैं साथ में, और जब सपोर्ट हो जाता तो साथ में चले जाते हैं। कैसे आपने इस शूटिंग एकेडमी जो है इसको शुरू किया, कैसे आपके दिमाग में आया? नहीं होता क्या, जब भी आप कोई काम करते हो तो निश्चित ही आपको बचपन का सपना खुद का हुआ होता है, तभी आप उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा भी बचपन का सपना था कि हम अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे शूटर के बने और देश के लिए कुछ करवें। जरूर नहीं आप एक आर्मी ऑफिसर हैं या जवान हैं तो ही आप देश के लिए कुछ सेवा कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। आप जिस फील्ड में आप अगर अच्छा कर रहे हो तो आप देश के लिए सेवा कर रहे हो। तो मैं कभी भी शिक्षक और प्रशिक्षक नहीं बनना चाहता था, मतलब शिक्षक तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, टीचर नहीं बनना चाहता था, और मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। कभी कभी होता है कि समय परिस्थितियाँ करवट लेती हैं, बदल जाती हैं, तो मैं शिक्षक भी बन गया, प्रशिक्षक भी बन गया, यानी खिलाड़ी भी बन गया। तो जो मेरा बचपन का सपना था, जो हमें स्कूलों में कॉलेजेस में जो फील्ड नहीं मिली, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो हमें जब हमने कॉलेज स्टार्ट किया उसके लगभग 14 साल बाद मुझे एक ऑफिशियल कार्ड दिखा दिया, उस लेटर दिखा दिया, उसमें स्पोर्ट्स के मैच हो रहे थे SGFI के, उसमें देखा था कि स्टेट के मैच होने वाले हैं और वो बड़ौत बागपत में होना है। तो हमने यहाँ से अपनी टीम तैयार की और मुझे उसके बारे में ABCD भी पता नहीं थी, कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो
मैं कितनी दूरी पे कौन सी एमिंग, कितनी एमिंग में फायरिंग करना है, ये कैसे करें। तो हम बच्चों को बस प्रैक्टिस कराए जा रहे थे, किसी माचिस की डिब्बी में, ढक्कन में, इसमें उसमें, और अपना एक बोर्ड में बना रहे थे, एमिंग बना रहे थे, चौक से उसमें फायरिंग करा रहे थे। 4 बच्चों को सिलेक्ट किया था। जब वो बच्चे गए बड़ौद बागपत में, वहाँ पे भगत सिंह जी की शूटिंग रेंज थी, तो खेल इंडिया करके, तो वहाँ जब हम लोग ले गए तो हमने बच्चों को देखा तो हमारे बच्चे थोड़े डर गए, सहम गए। नहीं, ये शुरू कैसे किया, मतलब पहली राइफल कब खरीदी और कैसे ध्यान में आया कि अच्छा मुझे अब एक एकेडमी खोलनी है और बच्चों को और बच्चियों को सिखाना? नहीं, एकेडमी के लिए तो जब इसके आगे की प्रोसेस है कि जब वो बच्चे गए खेलने और ऐसे ही गए बिना एकेडमी, बिना प्रैक्टिस? नहीं, कोई एकेडमी नहीं, कोई प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस स्कूल की छत में गए और दीवार पे एक बोर्ड लगा लिया है, उस पर फायरिंग कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, बस उतना। कुछ भी मुझे पता नहीं था उस समय। राइफल थी उस समय आप? मेरे पास एक राइफल थी 0.35 बोर नहीं कहेंगे, पॉइंट्स की कहते हैं, नंबर की, ओपन साइड राइफल थी, एयर राइफल, और वो भी अलाउ नहीं थी। 0.25 की राइफल अलाउ होती है स्पोर्ट्स में ओपन साइड में, तो वो अलाउ नहीं थी। वो भी मेरे मुंह में लेके पहुंच गया, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, बस मुझे पता था शूटिंग करनी है एयर राइफल से। तो लेके पहुंचे, सब हंसने लगे। तो वहाँ कुछ कोचेज़ ने कहा कि भाई आप इनके ऊपर हंस के हो रहे हैं। तो जब मजाक बन ही गया था तो हमने कहा बेटा मजाक तो सभी का बन ही गया है, सब हंस रहे हैं, अब इससे ज़्यादा तो बेइज्जती हो नहीं सकती, बेइज्जती तो नहीं होनी, हो गई। अब आप अगर हुनर दिखा लोगे तो ये लोग हंसना बंद कर देंगे। बच्चों ने अगले दिन जो मैच था उन्होंने हुनर दिखाया और बच्चों ने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता। उसी गन से जो बंद हो चुकी थी, उसी मतलब राइफल से? वहाँ के जो कोच थे भगत सिंह जी ने अलाउ किया कि नहीं, इनको जानकारी नहीं, पर आप करिए। कोई ISSF के मैचेस थोड़े ना है, SGFI के मैचेस है, इसमें इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं, बच्चे खेलने ही तो आए हैं। तो खेलने गए और जब बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हमें भगत सिंह जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने फिर मुझे ABCD बताई कि नहीं ऐसे 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 ये वाली वेपन यूज होती है। मैं उसको पूछता रहा कि कुछ होते कोच जो सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते कि रुपए मिले तब हम दें। उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस किया, तो मैंने यहाँ पर एक शूटिंग रेंज बनाई और 2018 में बना पाई। सोचो 15-14 से मैंने सोचा, तब मैंने 18 में शूटिंग रेंज बना पाई। और उसके बाद मैंने 15 में एक राइफ़ल खरीदी थी, ये हिमरली AR-20 खरीदी थी। उस समय मुझे पड़ी थी 65,000 की, 62,000 रुपये की राइफ़ल पड़ी थी। तो वो एयर प्रेशर वाली है? हाँ, ये राइफ़ल जो पहले दिखाई थी, तो वो 62,000 रुपये की। तो मुझे 62,000 रुपये मुझे बहुत लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मुझे ऊपर हंस रहे थे। उस समय 40,000 की 4 राइफ़ल आ जाती थी, 315 बोर की। तो घर वाले कह रहे थे यार क्या चक्कर में पड़े हो तुम, यार राइफ़ल कर रहे हो, चिड़िया मार खरीद रहे हो 65,000 रुपये की, जहाँ 40,000 रुपये में आते हैं, इतने तो दुनाले आ जाते हैं, 4 से तो दुनाले खरीद लोगे। तो हमने कहा वही तो दूर करना है, वही तो लोग कहते हैं कि ये तुम लोग डकैते हुए वाले क्षेत्र से हो, तुम लोग ऐसे क्षेत्र से हो जहाँ डकैत होते हैं। तो हमने कहा यहीं दिखाना कि यहाँ खिलाड़ी भी होते हैं। जब यहाँ इतना हुनर है कि लोग गोली चलाने से नहीं डरते हैं, तो क्यों ना गोल्ड पे निशाना साधा जाए, देश के लिए खेला जाए। और जो सोच है लोगों की यहाँ डकैत होते हैं, पढ़ने वाले लोग बच्चे नहीं होते या खेलने वाले बच्चे नहीं होते, तो यहाँ क्यों ना ऐसे ही प्रथा डाली जाए जिससे आगे बढ़े। तो 2018 में ये शूटिंग रेंज अभी जहाँ जो हमें अभी दिख रही है, ये आपका घर ही है या आपने रेंट? नहीं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। ये पहले मेरी नीचे दुकानें थी, वो तोड़वा के मैंने शूटिंग रेंज बनाई। इसके लिए हॉल चाहिए होता है। तो बहुत बड़ा हॉल नहीं, पर 10 मीटर के लिए मुझे प्रॉपर बच्चे खड़े होने के लिए, फायरिंग के लिए इतना एरिया चाहिए था, तो वो मुझे निकल आया। बाकी मैंने थोड़ा सिटिंग एरिया निकाल दिया, बस इतना ही है, इससे बड़ा नहीं बनाया। पर मैंने जितना बनाया अच्छा बनाया, कोशिश अच्छी की है। अपने घर में एक फ्लोर पूरा आपने इसे? नहीं, ये पूरा घर नहीं है, ये नीचे पूरा हमने शूटिंग रेंज के लिए ही रख दिया है। भी नीचे कोचेज़ के लिए, जो कोचेज़ वापस मैं बिजी हो जाऊं तो कोचेज़ जो रहेंगे उनके लिए रेजिडेंशियल एरिया है। सबसे नीचे एक्सरसाइज के लिए है। सबसे आप जो नीचे गए होंगे तो वहाँ डंबल संबल्स रखे हैं, तो एक्सरसाइज के लिए प्रोसेस नहीं रखा है। बच्चे आए वहाँ से एक्सरसाइज करके नीचे आए, तो 3rd फ्लोर पर इसलिए रखा है, जो बच्चे आते हैं तो ऑक्सीजन डेप्थ बढ़ती है, उनको सांस फूल जाती है। तो ऐसा कई बार करने से उनकी ऑक्सीजन डेप्थ बढ़ जाएगी, वो सांस काफ़ी देर तक होल्ड कर पाएंगे, इसलिए मैंने 3rd फ्लोर पर रखा। और जब ये फायरिंग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और मैंने DM साहब उस समय थे, मन्नान अख्तर जी, और SP थे अरविंद चतुर्वेदी जी, उनसे कहा कि आप उद्घाटन करने आइए, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उद्घाटन भी करने आए। और उन्होंने जितने जनपद, मैंने कहा सर एक चीज़ चाहिए, आप उद्घाटन करने आए तो मेरी प्रथा है कि जो उद्घाटन करने आए तो उससे कुछ लिया जाए। मुझे आप एक चीज़ दे दीजिए कि जितने भी यहाँ पर जनपदवासी जो जिन पास वेपन है, वो वेपन्स होल्डर्स हैं, उनको प्रशिक्षण मेरे द्वारा ही दिलाया जाए, तब उनको उनके रिन्यूअल किया वेपन्स के, या उनको वेपन्स दिए जाएं। तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं, आप लगभग मैंने 6 महीने उनको प्रशिक्षण दिया और
3700 से अधिक लोगों को मैंने यहाँ प्रशिक्षण दिया है। मेरे पास पूरा उसका लेज़र रखा हुआ है, हर एक का पूरे डॉक्यूमेंटेशन है। तो उसके बाद आप 2000 जब आप देखेंगे 2018 से पहले जनपद जालौन में हर्ष फायरिंग से कितने लोगों की मृत्यु हुआ करती थी। उसी साल जिस दिन मैंने शूटिंग रेंज खोली थी उसके मैंने 1 महीने बाद ये देखा था कि एक बच्ची का जन्मदिन, 5 साल की बच्ची का जन्मदिन था, उसी बच्ची के जन्मदिन में हर्ष फायरिंग उसकी हत्या हो गई, यानी वो ख़त्म हो गई, ऐसी दुर्घटना हुई। तो ये सब चीज़ें हैं, लोगों को जागरूक ना होने की वजह से लोग यहाँ प्रदर्शन करते हैं बंदूकों का। तो मैंने वो प्रशिक्षण इसलिए दिया था। वो प्रशिक्षण के बाद से मुझे बड़ा तसल्ली है, भले ही हम ओलंपिक में नहीं पहुंच पाए हमारे खिलाड़ी, यहाँ हमें बहुत सपोर्ट नहीं मिला, पर मैंने जो मेरा उद्देश्य था उसमें एक उद्देश्य मेरा पूरा हुआ कि यहाँ पर हर्ष फायरिंग बंद हो गई, लोग हर्ष फायरिंग नहीं करते। और आज उस तब से 4 साल हो गए, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है हर्ष फायरिंग में। अब आप मुझे बताइए, इन बच्चियों को आप सिखाते हैं, ये बच्चियाँ कुछ ने बताया गांव से आती है, कुछ ऐसे घरों से आती है जहाँ पर पिता किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं इन बच्चियों को सिखाने में? समस्या और फीस कितनी लेते हैं आप? समस्याएं बहुत होती हैं। सबसे पहले आपने जो फ़ीस की बात की, फ़ीस सभी जगह जो फ़ीस है हमारे पास बहुत कम रखी थी। हमने गर्ल्स के लिए 500 रुपीज़ रखी थी, बॉयज़ के लिए 1200 फीस रखी थी। अभी करंट में मैंने 2000 फीस सभी के लिए कर दी है, क्योंकि कोई देता ही नहीं, तो क्यों ना 2000 कर दी जाए। तो मैंने कर दी है, पर ये लोग देते नहीं हैं। हाँ, पर और जब नहीं देना होता है तब नहीं दे देते, कोई बात नहीं है। कभी आप लोग सिखाते हैं, कभी मना नहीं करते? नहीं, क्योंकि हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। 3 साल 4 साल की जो मेहनत इन बच्चों पर की है, 3 4 5 महीने की जो नए बच्चे आए हैं उन पर जो मेहनत की है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर उन्होंने 1 महीने भी घर में रेस्ट कर लिया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और गार्जियंस का भी इनसे विश्वास हट जाएगा कि खेलने गए तो क्या कर लिया आपने। तो गार्जियंस का जो सपोर्ट होना चाहिए, जब हम लोग इन बच्चों को तैयार करते हैं तो कुछ गार्जियंस का सपोर्ट मिल जाता है, कुछ गार्जियंस का नहीं मिलता है। और कुछ गार्जियंस उस समय टूट जाते हैं जब ये मैच खेलने जाते हैं। चलो वेपन्स हमने अरेंज करा दी, हमने किट अरेंज करा दी, जब ये खेलने जा रहे हैं तो अब मान लो अहमदाबाद में मैच है, भोपाल में मैच है या जयपुर में मैच है, वहाँ रहने का खर्चा, खेलने का खर्चा, ये देखिए आप यहाँ विसंगति ये देखिए, ये बच्चे खेल रहे हैं, भारत सरकार से क्या इनको सहयोग मिल रहा है। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, पर आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से शिकायत जरूर करना चाहूँगा। मैंने ऐसे UPSRO को और उनको NRI को भी एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा था ये बच्चे मैच खेल रहे हैं, किसके लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, प्रदेश के लिए खेल रहे हैं, इसकी मैच फीस लेते हैं 2200 रुपये, 1400 रुपये, 1200 रुपये मैच फीस ले रहे हैं एक मैच की। बच्चा 3 कैटेगरी में खेल रहा है, वो 3600 रुपये पे कर रहा है। उसके बाद जब वो खेलने गया, वहाँ पर होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ऑटो से होटल से रेंज तक जाना आना, तो ये सब चीज़ें जो होता है उसका कम से कम 15,000 10,000 रुपये मिनिमम खर्च हो जाता है। उसके बाद अब गार्जियंस इतना कितना अफोर्ड करे, कितने मैचेस खिलाए वो, उसकी भी एक क्षमता है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। मान लो उसके पास साल में उसके पास 2 लाख रुपए की आया, 2.5 लाख रुपए की आया, तो एक बच्चे पे वो 1 लाख रुपए खर्च थोड़ा ना कर देगा। जैसे एक बच्ची ने बताया कि हमारे मान लो 3-4 हम भैया बहन, तो कितना खर्च करेंगे। अब वो करना भी चाहे, अब उसको एक मैच खेलने के लिए कई मैच, आगे बढ़ने के लिए कई मैचेस खेलने पड़ेंगे। उस मैचेस, हर एक मैच उसमें 10-15 हज़ार रुपये खर्च होंगे, तो कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे। सरकार क्या सहयोग कर रही है, जब उनसे फ़ीस ले रही है, उनसे एयर प्रेशर चार्जेस तक के फ़ीस ले रही है, पानी की बोतल भी उन्हें ख़रीदना पड़ रहा है। UPSRA के मैचेस में बच्चों को यूरिनल के बच्चे तरसते रहे, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा मोस्टली गर्ल्स हैं। हमने आवाज़ भी उठाई थी, इन बच्चों के लिए टॉयलेट जैसी व्यवस्था नहीं थी। स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, कीचड़ में लोगों की गाड़ियाँ फंस गई थी, चलो वो तो एक अलग बात होगी, बारिश होगी, कीचड़ हो गया, पर बच्चों की यूरिनल की व्यवस्था तो होनी चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था इन पर इनका अधिकार है, मूलभूत अधिकार है कि वो उनको टॉयलेट की यूरिनल की व्यवस्था मिले, नहीं मिली। पानी खिलाड़ी को पानी तक नहीं, वो खरीद के पीना पड़ रहा है, 20 रुपये का पानी, 25 रुपये का पानी, 30 रुपये का पानी, जूस पीना पड़ रहा है। वो खेलने जा रहे हैं, सुबह मैचेस है, अब वो 3-3 घंटे वेट कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें मैच खेलने को मिल रहा है, और वो खाना नहीं खाना चाहते। सर ऑक्सीजन डेप्थ कम हो जाएगी और खाना खाने से, हम जूस पी लेते हैं। अब जूस हो रहा है 150 रुपये का, आप सोचो जो 20 रुपये का जूस होना चाहिए वो 150 रुपये का क्यों मिल रहा है, खिलाड़ियों को सस्ता क्यों नहीं मिल रहा। तो किस प्रकार का सरकार सहयोग कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि सरकार। अभी करंट में UPSRA का अभी करंट में मैच हुआ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यस 2021 में मैच हुए थे, 2022 में अभी मैच नहीं हुआ। 2020 का मैच 2021 में हुआ था, कोविड की वजह से डिले हो गया था। तो हम किस खेल की बात कर रहे हैं। ये तो आपने समस्याएं बताई, आप बता रहे हैं फीस अधिकतर बच्चे दे नहीं पाते, कैसे फिर आप चलाते हैं पूरे शूटिंग रेंज? देखिए हमारी खुद की पर्सनल जो आय इनकम है, जैसे स्कूल से है, स्कूल से एक स्पोर्ट कोटा है, हाँ रामजी लाल पांडे गर्ल्स सेंटर कॉलेज है हमारा, वही में ही, इधर ही पे पास में ही है। तो उसकी जो स्पोर्ट्स खेल बजट है
उस खेल बजट से शूटिंग में लगाते हैं। तो हम आर्चरी भी हमने खरीदी थी, पर चूँकि आर्चरी मुझे लगा कि रिस्की है बच्चों के लिए, हमने उसको थोड़ा होल्ड पे कर दिया है। शूटिंग पे ज़्यादा फोकस किया है, कैरम पे ज़्यादा फोकस किया है, इन लोगों के वॉलीबॉल पे फोकस किया, कबड्डी पे फोकस किया है, 3 खेलों में फोकस किया है। तो उसी बजट से कुछ इसमें लगाते हैं, कुछ अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है हमारे उससे करते हैं। हमारा खुद का शौक़ है, ज़रूरी नहीं कि हम इससे कमाई करें, पर कम से कम इसका मैनेज हो जाए, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़ीरो हो जाए, वो आया और गया सब बराबर हो जाए, इतना ही हो जाए तो ठीक है। क्योंकि मुझे बुंदेलखंड में एक अलग जगह नहीं शूटिंग की, और अधिक से अधिक बच्चे यहाँ से जो खेल के ऊपर जाएं और जो जागरूक हो जाएं, जो वेपन्स जो लेके घूमते हैं, अभी भी लोग दिखावा ज़्यादा है बुंदेलखंड में, वो दिखावा बंद हो जाए। हर्स फायरिंग तो बंद हो गई, दिखावा और बंद हो जाए, वो ज़रूरी है। आखिरी सवाल आपसे करूंगी, आपने मुझे वुडन राइफल दिखाई थी, उससे शुरुआत की थी। आज आपके पास कितनी राइफल है और कितनी पिस्टल है, कहाँ किस स्टेटस पर खड़े हैं आप, कितने बच्चों से आपने इस कोचिंग सेंटर की शुरुआत की थी, ट्रेनिंग सेंटर की, आज कितने बच्चे हैं? ट्रेनिंग सेंटर जब मैंने स्टार्ट किया, पहले शूटिंग जब स्टार्ट किया तो मेरे पास 4 बच्चे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता था 2018 तक। 2018 में जब मैंने शूटिंग रेंज खोली तो उस समय हमारे पास बच्चे आए थे 4, और कुछ कॉलेजेस से बच्चे आ रहे थे जो डेली प्रैक्टिस करके जाते थे। तो 4 बच्चों से स्टार्ट किया था, और उस समय हमारे पास केवल 1 राइफ़ल हुआ करती थी। 1 साल तक एक ही राइफ़ल से करते रहे। उसके बाद फिर मैंने एक प्रेसी होल की राइफ़ल और ख़रीदी सपोर्टिंग के लिए। हाँ, तो 2 बच्चे एक साथ में प्रैक्टिस करने लगे एक ही टाइम पे। क्योंकि गर्ल्स के लिए क्या होता है, अगर एक बच्ची आ रही तो उससे थोड़ा डर रहता है कि हम अकेले जा रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, है ना। हम भी कभी कभी समय से नहीं पहुंच पा रहे, बच्चे वहाँ पहले पहुंच गए रेंज में, तो डर रहता है। तो 2 बच्चे होते हैं तो उन्हें थोड़ा लगता है कि नहीं, हम लोग 2 सहेली हैं। तो हमने फिर प्रेसी होल की एक पिस्टल राइफ़ल ख़रीदी, दोनों साथ में हुए। फिर हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि 1.5 लाख की पिस्टल खरीद पाएँ, तो मैंने 54,000 की प्रेसी होल की पिस्टल खरीदी। उस पिस्टल से आज वो पिस्टल आज भी चल रही है। फिर उसके बाद बच्चों का नेशनल के लिए पहुंच गए, तो मुझे लगा कि इस राइफ़ल से ये बच्चे नेशनल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मैंने फिर ब्याज पे रुपए लिया। मैंने इन्हीं बच्चों के गार्जियन से जो दे सकते थे, इन्हीं से हमने ब्याज पे रुपए लिया। और उन्होंने जो साक्षी के जो इंटरनेशनल खेलने के लिए तैयारी कर रही है, उसके बाबा से मैंने 50,000 रुपये लिए और खुद का एफर्ट लगाया, तब हमने वो राइफ़ल ख़रीदी जिससे वो खेल रही है। और जब हमने उनको वापस किए तो हमने कहा ब्याज भी ले लो, तो उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे कि सर कितना मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने ब्याज वगैरह तो नहीं लिया, उन्होंने केवल वही जो मूलधन था उन्होंने वो लिया। और एक राइफ़ल और हो गई मेरे पास। धीमे धीमे प्रयास करेंगे। आज हमारे पास पीप साइड की 3 राइफ़ल हैं, पिस्टल 1 है और ओपन साइड की 3 राइफ़ल हैं। तो अब हमारे पास धीमे धीमे हो रहा है। बच्चों के पास किट भी आ गई हैं, अभी 5 किट का ऑर्डर दे दिया है करंट में। 3-4 किट हैं। पहले तो किट मांगनी पड़ती थी, हर एक बच्चे के साइज़ अलग। मतलब ये जैकेट है, ये 30-30 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार रुपये की जैकेट होती है। तो इस किट को ख़रीदने के लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों से मांगना पड़ता है। तो कुछ खिलाड़ी हैं सपोर्ट करते थे जो हमारे मित्र बन गए हैं, तो सहयोग कर देते हैं। अब उनका मैच चल रहा है तो जो भी किट मिल गई वो ढीली ढाली किट भी है, उसी से खेल रहे हैं बच्चे, तो वो उतनी एक्यूरेसी नहीं आती। तो ये किट अभी आपने कहाँ से? अभी मैंने कैपेबाई से ये किट मंगवाई, इनकी मेज़रमेंट करवाया था, इनकी मेज़रमेंट के हिसाब से ये किट है। आप ही ने बनवा कर दिया सब? नहीं, मैंने नहीं दिया इसको। स्पॉन्सर, चूँकि डॉली से बहुत से शूटर्स प्रभावित हुए हैं, कुछ कोचेस प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इतने ग्रामीण क्षेत्र से अंचल से आई, तो उन्होंने खुद इसको स्पॉन्सर किया था ये किट इसको। हाँ, जो गिफ्ट मिली है उसको। हाँ, और कुछ बच्चे जो किट हैं कुछ हमने खुद खरीदी थी। हमारे एक इंटरनेशनल शूटर हैं, उरई से हुए हैं, आर्मी के कोचेस भी रहे हैं पिस्टल शूटिंग के, पुष्पेंद्र सिंह जी, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया पहले, वो हमसे सीनियर खिलाड़ी हैं। उन्होंने जो बच्चों के यहाँ शूटिंग रेंज के लिए उन्होंने प्रसन्नता हुई, वो वहाँ से आए मऊ से और 2 बच्चों को किट दे गए। तो ये RLP शूटिंग रेंज की लड़कियाँ थी, यहाँ के कोच थे, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई। जब भी हम किसी प्लेयर को देखते हैं, जब कोई अवार्ड लेकर आता है तो हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा देश का सम्मान बढ़ता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसके पीछे की जो लाइफ है, वो बहुत कम सामने आ पाती है। ये तब सामने आ पाती है जब उसने कुछ अचीव कर लिया हो। इसमें से अभी एक बच्ची बैठकर कह रही थी कि मुझे भी नीरज चोपड़ा जैसे जैवलिन थ्रो करना है, लेकिन वो यहाँ सीख नहीं सकते, वो बहुत महंगा है। ऐसे न जाने कितने बच्चे होते हैं, कितनी इच्छाएं होती है, लेकिन जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, जिस वजह से कई बार आगे बढ़ना चाहने के बावजूद, मतलब वो चाहत होने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आई होप जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, उन तक इन लड़कियों की बात पहुँचे, इनकी जो समस्याएं हैं वेपन की और जो किट की, वो सॉल्व हो, इनको मदद मिले, ताकि
ये आगे बढ़ पाएँ, वो कर पाएँ जो ये करना चाहती है। इस पूरी बातचीत को कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड कर रहे थे मेरे साथी पंकज, मेरे साथ गौरव हैं। हम उरईस के RLB शूटिंग सेंटर से ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए थे। शुक्रिया।